हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अच्छे से रहें, अच्छे से खाना खाएं और अच्छे से पढ़ें, यही उम्मीद करता हूं और यही दुआ करूंगा। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था बच्चों कि आज हम जो लास्ट ईयर्स के 2014 से लेकर 20 तक के जो क्वेश्चंस आए हैं थर्ड यूनिट से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो चालू करते हैं बच्चों। आपको पहला सवाल दिखाई दे जाएगा। शुरुआत में ये जो पर्टिकुलर यूनिट थी, इससे सिर्फ 4 नंबर का सवाल आता था, फिर इससे 5 नंबर का सवाल आने लगा 18 या 19 के अंदर से। ठीक है, तो मार्किंग चेंज की गई थी तब। ओके, देखिए तो 2014 में लास्ट के जो 4 नंबर का सवाल था वो था, मतलब 29वें नंबर का क्वेश्चन था, 4 नंबर का सवाल आया था ये। और ये जो सवाल है वो कुछ ऐसा है, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लीजिए प्लीज़, बहुत बार बोलते हैं कि सर बता दिया करो। क्या है ये? 2 सीधे समांतर धारावाही चालकों के बीच प्रति इकाई लंबाई पर बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। किस अवस्था में यह बल आकर्षण व प्रतिकर्षण का होता है? विद्युत धारा के मानक मात्रक की परिभाषा लिखिए। मानक मात्रक का मतलब क्या है? इसकी स्टैंडर्ड यूनिट की परिभाषा लिखनी है। विद्युत धारा की स्टैंडर्ड यूनिट क्या? एम्पियर, और एम्पियर की आपको परिभाषा लिखनी है। मानक परिभाषा भी कह सकते हो, अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा भी कह सकते हो, उसकी परिभाषा आपको लिखनी है। तो देखो मैं ये चीज़ आपको बता चुका हूँ। 29वां सवाल, इसका सॉल्यूशन वास्तविकता के अंदर क्या था, तो आप वो डेरिवेशन देखिएगा जिसके अंदर हमने निकाल रखा है क्या, dF डिवाइडेड बाय dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई d। ये वाला डेरिवेशन देखिएगा। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए मैं हर एक क्वेश्चन का जो इसमें पूछे गए हैं उन सभी का क्या कर रहा हूँ, वीडियो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो आप वहां से आप डायरेक्ट देख सकते हैं। फिर बोल रहा है किस अवस्था में बल आकर्षण और प्रतिकर्षण का लगेगा। ये जो फोर्स है ये अट्रैक्शन और रिपल्शन का कब लगेगा, तो आप सभी को पता है। यदि दोनों चालकों में धारा की दिशा समान होगी तो क्या होगा बच्चों, अट्रैक्शन, है ना। इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। कब? जब करंट की डायरेक्शन सेम होगी। और अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो क्या होगा बच्चों, रिपल्शन होगा। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो ये प्रतिकर्षण या आकर्षण का तो बताओगे। धारा की दिशा समान, दोनों चालक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। धारा की दिशा विपरीत, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, धारा का वो एम्पियर की परिभाषा पूछ रहा है। किसकी? 1 एम्पियर की परिभाषा पूछ रहा है। तो ये 1 एम्पियर की परिभाषा कैसे देखते हैं, तो देखिए मैं बता देता हूं आपको, रिवाइज करवा देता हूं। देखिए देखो क्या है भाई, तो हम बोलते हैं, समझना इस चीज को। देखो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मान कितना होता है, आप सभी को पता है। कितना? 2 गुणा 10 की घात -7। सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा, न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, dF डिवाइडेड बाय dl से अगर मैं बात करूं तो, लेकिन ये इसका मात्रक नहीं है, ये बात और ध्यान में रखो। लेकिन ये इतना ध्यान में रख लो, I1 और I2 कितनी? 1 एम्पियर हो। डी का मान कितना हो? 1 मीटर हो। तो ये समझिए, यहां से हम परिभाषा लिखते हैं और फिर तब लिखते हैं, तब dF डिवाइडेड बाय dl का मान म्यू नॉट अपॉन 2 पाई के बराबर होगा, जो कि 2 गुणा 10 की घात -7 मीटर, सॉरी न्यूटन पर मीटर होता है। अब यहां पर आप मात्रक लगा सकते हैं। क्या भाई? निर्वात में स्थित, परिभाषा को समझ लीजिए। चालक तार कहाँ स्थित होने चाहिए? निर्वात में। और कैसे? समांतर धारावाही चालक तार होने चाहिए। तो निर्वात में स्थित 2 समांतर धारावाही चालक तारों में समान परिमाण की धारा कहाँ गई? समान परिमाण की एकांक धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है, वे एक दूसरे की इकाई लंबाई पर कितना? 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन पर मीटर का अगर बल आरोपित करते हैं तो उनमें प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। वापस से सुन लीजिए, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है, ऐसा लिखना चालू करो। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो कि
निर्वात में स्थित दो समांतर धारावाही चालकों में, एकांक दूरी पर स्थित दो समांतर धारावाही चालकों में प्रवाहित होने पर उनकी एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का बल आरोपित करती है। वापस से रिपीट कर देता हूं, वापस से सुन लो। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा होती है जो निर्वात में एकांक दूरी पर स्थित दो समांतर धारावाही चालकों में प्रवाहित होने पर उनकी एकांक दूरी पर 2 × 10⁻⁷ या उनकी एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का बल आरोपित करती है। ये परिभाषा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर अगला देखिए, एक इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में v चाल से परिक्रमा कर रहा है, कोई बात नहीं। इसका घूर्ण चुंबकीय अनुपात का व्यंजक, ये देखो बोर मैग्नेट्रॉन है ना, बोर मैग्नेट्रॉन और घूर्ण चुंबकीय अनुपात ये अपने कोर्स में नहीं है। आरबीएससी के सिलेबस में ये दोनों ही चीज़, बोर मैग्नेट्रॉन और ये नहीं है। हालांकि मैंने बोर मैग्नेट्रॉन करवाया है, अगर आप वीडियो देखेंगे एक अलग से मैंने वीडियो बनाया है जिसमें बोर मैग्नेट्रॉन की मैंने बात की है, लेकिन वो ध्यान में रखिए वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो उस वीडियो को ही छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो सवाल है वो यूजलेस है। तो इसमें से एक ही सवाल आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको बताया भी, ये सवाल तो आपको तैयार करना ही है ना। निर्वात में स्थित दो समांतर चालकों के मध्य लगने वाला बल, एकांक लंबाई पे लगने वाला बल, ये तो ध्यान में ही रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद में 2015 का क्वेश्चन डील करते हैं कि वो क्या आया था बच्चों। देखिए यहां पर भी 29वें नंबर का ही सवाल पूछा गया है। क्या बोल रहा है, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। परिपथीय नियम तो आप सभी लिख देंगे, लिख दोगे नहीं लिखोगे। 2015 में भी 29वें का क्या भाई, नियम लिख दीजिएगा और ये चीज बिल्कुल सही होनी चाहिए। B.dl ही लिखना है, बराबर क्या, μ0 समीशन I, ठीक है। इस चीज को बिल्कुल सही लिखेगा। एक अत्यधिक लंबी धारावाही परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए, आवश्यक चित्र भी बनाइएगा। परिनालिका, धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझाया है मैंने, ठीक। वो चुंबकीय क्षेत्र कितना आता है बच्चों, μ0 स्मॉल n इंटू आई, या फिर μ0 कैपिटल N/L इंटू आई, ठीक है। ये बहुत अच्छे से मैंने करवाया, प्लीज वो डेरिवेशन देखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसका जो अथवा में आया था, संक्षेप में साइक्लोट्रॉन की कार्यविधि, चलो ये छोड़ ही दो, क्यों, क्योंकि साइक्लोट्रॉन तो हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। तो इसमें से भी एक ही सवाल तैयार करना है और मैंने ये आपको बताया है। एम्पियर का नियम अच्छे से तैयार करके जाओगे और इसी के साथ में परिनालिका को बहुत अच्छे से तैयार करके जाओगे, ठीक है। एम्पियर का नियम और परिनालिका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, है ना। चलिए तो ये सवाल भी हो गया, 2015 भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 2016। 2016 में 2 सवाल पूछे गए हैं। 1 नंबर का एक सवाल है, 3 नंबर का एक सवाल है। जो 1 नंबर का क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है बच्चों, हाँ देखिए क्या बोल रहा है, एक आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत दिशा में v वेग से प्रवेश करता है, इस आवेश पर कार्यरत बल का मान क्या होगा। देखिए आवेश पर लगने वाला बल कितना होता है, आवेश पे लगने वाला बल F = Q V×B होता है, ठीक। फिर परिमाण रूप में मैं इसे लिखूंगा QVB sin थीटा। वो बोल रहा है लंबवत प्रवेश करता है, मतलब V और B के बीच में एंगल कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, sin 90 का मान कितना होता है 1, तो फॉर्मूला होगा QVB। ये लिख के आना था, ये नहीं लिख के आना था, ये है इसका सही आंसर QVB, सिर्फ QVB लिखना था, है ना, क्योंकि लंबवत प्रवेश करता है तो वो खुद ही बोल दिया है भैया, है ना। और कौन सा सवाल आया, 27वां नंबर का। देखिए
क्या है 27वां देखिए, दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य कार्यरत बल ज्ञात कीजिए। ये लो भी थोड़ी देर पहले क्या म्यू नॉट सॉरी dF डिवाइडेड बाई dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πd। एम्पियर की सैद्धांतिक परिभाषा इसके आधार पर लिखिए। एम्पियर की परिभाषा वो अभी थोड़ी देर पहले बताई थी ना, निर्वात में दो समांतर तार एकांक दूरी होनी चाहिए, उनमें अगर समान परिमाण की धारा प्रवाहित करते हैं तो फिर वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का बल अर्पित करते हैं। इसका जो अगला सवाल है बच्चों, मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो मतलब जब 8वां चैप्टर अपन डिस्कस करेंगे, आप देखेंगे तो ये जो अथवा वाला सवाल है वो 8वें चैप्टर का सवाल है। चुंबकन क्षेत्र, चुंबकीय तीव्रता H, चुंबकीय प्रवृत्ति X जैसे हम काई बोलते हैं, फिर आपेक्षिक चुंबकीयशीलता μr में संबंध स्थापित कीजिए, चुंबकीय प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है, इंस्पेक्टर बटे हवलदार से याद करवाया था मैंने, याद हो तो आपको, ठीक। और x इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 + μr, या μr इज इक्वल्स टू क्या 1 + μr होता है, नहीं मैं गलत बोल गया ना, μr इज इक्वल्स टू 1 + m होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, तो ये सवाल हो गया, सिंपल सा सवाल था बच्चों, है ना। तो सवाल रिपीट हुआ, कौन सा, दो समांतर धारावाही चालकों वाला, वो सवाल रिपीट हुआ, तो इसका मतलब वो सवाल है इंपॉर्टेंट, 2 बार आ चुका है। 3 सालों में 2 बार अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है लगातार, मतलब वो कितना इंपॉर्टेंट है आप देख लो आप। अब 2017 में देखिए, 2017 में 29वें नंबर का सवाल, मतलब एक ही सवाल पूछा गया है। क्या बोल रहा है, बायो-सावर्ट नियम का सूत्र सदिश रूप में लिखिए। अब आपको सिर्फ सूत्र लिखना है, नियम नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि उसने साफ साफ लिख रखा है कि बायो-सावर्ट नियम का क्या लिखना है, आपको सूत्र लिखना है। क्या भैया, dB बराबर, dB सदिश बराबर μ0/4πI dl सदिश क्रॉस r कैप डिवाइडेड बाय r², ठीक है, ऐसा लिख दो। अदरवाइज आप क्या लिखो, μ0/4πI dl सदिश क्रॉस r सदिश डिवाइडेड बाय r³। दोनों में से कोई भी एक लिखिएगा, दोनों लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं हर बार बोलता हूं। किसी धारावाही वृत्ताकार पाश के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। वृत्ताकार पाश के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना था बच्चों, μ0 NI कैपिटल R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r² प्लस x² की पावर 3/2, है ना। एक्सिस पे यही था, ये इसकी दूसरी एप्लीकेशन है बच्चों। वो ऐसा डायग्राम याद आ रहा होगा आपको, यूं डायग्राम था, फिर धारा ऐसे बहा दो, यहाँ पे 2 अल्पांश काट दो और ये इसकी त्रिज्या कैपिटल R दर्शाओ, यहाँ पर कोई बिंदु लो। अब क्या ध्यान में रखना है, ये लाइन मिलानी तो है, लेकिन इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा होना चाहिए, ऐसा। इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए भैया, ऐसे सीधा मत खींच देना, विद्युत क्षेत्र बना दो तुम, ठीक है। और इस वाले अल्पांश के कारण ये लाइन ऐसे खींचोगे तो सही, और चुंबकीय क्षेत्र ऐसा, ठीक है। फिर क्या करोगे, यहाँ पर इसको लोगे एंगल, ये अल्फा और ये अल्फा, तो ये वाला भी अल्फा, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप वीडियो में, ये dB हो जाएगा, ये भी dB हो जाएगा, तो ये क्या होगा dB cos अल्फा, और ये भी dB cos अल्फा। ये वाले क्या होंगे, dB sin अल्फा के होंगे, sin अल्फा। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना, B रिजल्टेंट बच्चों, वो क्या होता है, समाकलन dB sin अल्फा होता है, ठीक है। ये वाली दूरी किताबों में कुछ में x लिखी हुई है, कुछ में स्मॉल r लिखी हुई है, जैसा भी आप देख लीजिएगा, मोस्टली में x से मिलेगी। हाँ, ये त्रिज्या जो है वो a लिखी हुई होती है कई किताबों में, मैं इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करूंगा, ठीक। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। हालांकि देखा जाए तो तरीका यही है, ये कैपिटल R लिखो, ये x लिखो, और ये वाली दूरी स्मॉल r लिखो, ठीक है। ये ऐसे काम करना ज्यादा उचित होगा। चलिए, तो पता चल गया, सीधी लाइनें मत खींचना, गलती यही होती है, ये सीधी लाइनें खींच देते हो तुम, ये मत करना, ठीक है। और ये पूरा का पूरा लूप दर्शाओ, उसमें धारा की दिशा दर्शाओ बच्चों,
धारा की दिशा नहीं दर्शाओगे तो दिक्कत है ना भाई। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को बताओ कहाँ है। चलो ये हो गया। अगला देखिए, एम्पियर का परिपथीय नियम, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, गणितीय रूप ही लिखिए। तो मतलब नियम लिखने की वैसे इतनी कोई आवश्यकता है नहीं, गणितीय रूप के नंबर देगा। तो वो B.dl = μ0 समीशन आई, वो अच्छे से लिखना, सदिश लगाना उनके ऊपर भाई। फिर किसी लंबी धारावाही परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, देख लो कितना इंपॉर्टेंट है, पता चल गया क्या? ये भी 2 बार आ चुका है अब तक, तो समझ में आ गया। बायो सावर्ट का नियम भी आ चुका है, मैंने आपको बोला था ना बायो सावर्ट का नियम याद कर लेना। और बायो सावर्ट से ये भी सवाल बताया था मैंने, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र बताया था नहीं बताया था? तो बच्चों जो मैंने आपको सवाल बताए हैं ना इस चैप्टर के, वो अच्छे से याद कर जाना, आपको पेपर में उन्हीं में से ही देखने को मिलेगा। 4 सवाल ही बताए हैं, चारों तरीके से याद कर जाना, बड़ा सवाल तो वहीं से ही देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब 17 का सप्लीमेंट्री का पेपर और देख लेते हैं। इसमें 28वें नंबर का सवाल पूछा गया है। देखिए क्या बोल रहा है वो। बायो सावर्ट का नियम लिखिए, ठीक बात है। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर, जो थोड़ी देर पहले बनाया था, ठीक है वही है। एम्पियर का परिपथी नियम, ये क्या वापस से रिपीट टेलीकास्ट हो गया क्या? लो भाई रिपीट टेलीकास्ट हो गया। 2017 के अंदर ऐसा का ऐसा छाप दिया है भाई इन्होंने, कोई परिवर्तन नहीं किया है। आप देखो सवाल, एम्पियर का परिपथीय नियम उसके अंदर भी था। एक धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का चित्र बना करके दर्शाइए एवं अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। हम वही ज्ञात करते हैं μ0 ni वाला, ठीक है। तो बच्चों ये वापस से वैसा का वैसा ही है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा डेरिवेशन देख करके। हालांकि मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाया नहीं है, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान में रख लो, आपने कर तो लिया ही होगा, है ना। तो मैं जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ उससे तो आपको पता चल ही गया होगा, टॉपिक भी आपको पता चल गया होगा कि कौन सा याद करना है, ठीक है। तो ये दोनों सवाल मैं आपको बता चुका हूँ, बायो सावर्ट का नियम और किसी धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, एम्पियर का नियम और परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए? एक तो आपको सर्कुलर लूप के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और एक आपको सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड अच्छे से याद करना है। बायो सावर्ट का लॉ और एम्पियर्स लॉ तो आपको ध्यान में रखना ही। 2018 यहाँ 3 सवाल पूछे गए हैं और ये 5 नंबर का आया है देखा जाए तो इसका पहला सवाल जो तीसरे नंबर का है वो कुछ ऐसा है, धारामापी के लिए दक्षतांक की परिभाषा लिखिए। राइट द डेफिनेशन ऑफ फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। फिगर ऑफ मेरिट x, ठीक है, ये एक तरीके की धारा होती है बच्चों। x = आपने पढ़ा होगा I/5, है ना। इसे क्या बोलते हैं? फिगर ऑफ मेरिट, धारामापी का दक्षतांक बोलते हैं। क्या होता है? तो इसकी परिभाषा कुछ ऐसे हम लिखते हैं कि यदि फाई बराबर एक अंश हो, एक डिवीजन हो, तो फिर I = क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। क्या भाई समझिए, किसी धारामापी में एकांक विक्षेप प्राप्त करने के लिए, कितना विक्षेप प्राप्त करने के लिए? एकांक विक्षेप प्राप्त करने के लिए उसमें प्रवाहित धारा का मान ही उसके दक्षतांक को प्रदर्शित करता है। वापस से सुन लीजिए, किसी धारामापी में एकांक विक्षेप प्राप्त करने के लिए उसमें प्रवाहित धारा का मान ही दक्षतांक को प्रदर्शित करता है ना। The amount of current flown through a galvanometer to get one division deflection, ठीक है, the amount of current passed through the galvanometer to get one unit या one division deflection is defined as figure of merit, ठीक है, ऐसा आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए और फिर 17वें नंबर का सवाल देखिए, 17th। हाँ ये लो भाई, ये क्या है? एम्पियर के नियम का उपयोग करते हुए अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखो ये सवाल जो है, एम्पियर का नियम तो आप सभी को पता है, और इसकी सहायता से आपको क्या ज्ञात करना है? किसी सीधे धारावाही चालक,
के कारण चुंबकीय क्षेत्र, है ना। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर भाई, इनफाइनाइट लॉन्ग। तो आप क्या करो, धारा तो आई जा रही है, आपने क्या किया, ऐसा एम्पियर का कोई पाश बना दीजिए, ठीक। और इस पाश में क्या करो, एक अल्पांश काट लो, ऐसा कोई अल्पांश काट लो, है ना, कोई पर्टिकुलर छोटा सा स्मॉल पार्ट कट कर लीजिएगा। फिर क्या होगा, इस पर्टिकुलर पार्ट का डिस्टेंस देख लीजिए, तो हमने बोला आर डिस्टेंस पर है। इस अल्पांश के लिए डायरेक्शन वेक्टर देखो, तो हम बोलते हैं डीएल की डायरेक्शन वही है जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना। आई के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ की ओर, अंदर की ओर, डीएल की डायरेक्शन भी कहाँ की ओर, अंदर की ओर, ऐसा, ठीक है। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितना डिग्री है, 0 डिग्री। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ क्या भाई, बी डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन आई, यही लिखते हैं आप सभी। फिर इसको हम क्या लिखते हैं बच्चों, ये गोला लगाना मत भूलना, बी डी एल कोस थीटा लिखते हैं क्या, बी डी एल कोस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, और अगर उसमें से जाने वाली पूरी धारा आई हो तो ऐसा ही है, यहाँ पर डायग्राम में भी ऐसा ही है, ठीक। थीटा की वैल्यू कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो नेक्स्ट स्टेप में वही लिख दीजिए, बी डी एल और कोस 0 इज इक्वल्स टू क्या, म्यू नॉट आई, है ना। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फिर ये हो जाएगा क्या, बी डी एल इज इक्वल्स टू क्या, म्यू नॉट आई। चलिए बी को तो बाहर लिखिए, कांस्टेंट है उस पर्टिकुलर के लिए। ये डीएल का क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए, समाकलन होना चाहिए। डीएल किसकी लंबाई है, इस लूप की लंबाई है, और लूप की लंबाई कितनी होगी, किसी भी सर्किल की लंबाई कितनी होती है, 2 पाई आर होती है, ठीक। तो इसकी जगह 2 पाई आर लिख दो, तो बी इंटू 2 पाई आर बराबर क्या, म्यू नॉट आई। तो इसका मतलब बी की वैल्यू कितना आ गया बच्चों आपके लिए, देखो, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। आया नहीं आया, अरे आया नहीं आया देवताओं, यही तो होती है अनंत लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, होता ही नहीं होता, है ना, ध्यान में रखो। तो ये बायो सावर्ट से भी निकलता है, बहुत बड़ा निकलता है, एम्पियर से छोटा निकलता है। चूंकि ऊपर एम्पियर ही बोल दिया है तो फिर एम्पियर से ही काम करोगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ये 17th नंबर का क्वेश्चन था। 18th देखिए, ये हटा दूं, डायग्राम में धारा की दिशा मत भूल जाना, अल्पांश की डायरेक्शन मत भूल जाना, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन मत भूल जाना, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। अनंत लंबाई का बनाने के लिए, इनफाइनाइट लॉन्ग बनाने के लिए ऊपर और नीचे डैश 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 लगा दिया। आप चाहें तो थ्योरी लिख दीजिएगा, क्योंकि डेरिवेशन जो है वो सिर्फ 6 से 7 लाइन का ही है। हाँ देखिए 18वें नंबर का सवाल भाई, मैं पेन चेंज कर रहा हूँ। हाँ 18वें नंबर का सवाल क्या है, धारा मापी का प्रतिरोध 99 ओम है। बहुत बढ़िया भाई, धारा मापी का प्रतिरोध 99 ओम है, ये गैल्वेनोमीटर, और इसका रेजिस्टेंस जी हम लिखते हैं वो 99 ओम है। डन। पूर्ण स्केल पर विक्षेप के लिए इससे आवश्यक धारा 1 मिली एम्पियर है। धारा मापी से गुजरने वाली धारा जो आईजी, कैपिटल आईजी लिख लो या स्मॉल आईजी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो कितनी है, 1 मिली एम्पियर धारा मापी के लिए धारा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं Ig का मान 1 मिली 10⁻³ एम्पियर। यदि धारा मापी के साथ 1 ओम का शंट जोड़ दिया जाए, ये लो भाई, शंट जोड़ोगे तो समांतर क्रम में ही जोड़ोगे भाई, S, और इस S का मान कितना, 1 ओम। तो धारा मापी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। अधिकतम धारा कितनी, जो इसमें प्रवाहित होगी, I। ये I कैलकुलेट करनी है आपको। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इससे बहने वाली धारा क्या होगी, IS होगी। सिंपल सा लॉजिक है। IS हमें खैर अभी पता नहीं है ना। आपको क्या ज्ञात करना है, मापी जा सकने वाली अधिकतम धारा का मान ज्ञात करना है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट हमारे पास में हमेशा रहता है, इसके ऊपर जितना विभवांतर उतना का उतना विभवांतर यहाँ पर होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। इस चीज को आप यूज करो और इसी से हाथों हाथ फॉर्मूला बना लो। मैं आपको हमेशा यही कहूंगा। तो हमने बोला इसके सिरों पर विभवांतर कितना, Ig इंटू जी, और इसके सिरों पर विभवांतर कितना, IS इंटू S, ठीक है। चलिए हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है I, ये
ठीक है, उसके लिए क्या करूँगा मैं, इस आई एस में भाग लगा देता हूँ किसका, आई जी का। ये आई जी इधर चला गया, तो इधर क्या आएगा, जी बटा एस आएगा क्या, बताओ भाई, ऐसा ही कर सकते हैं, है ना। जी में एस का भाग लगाओ और इस आई जी को इधर ले जाओ, बात तो एक ही है। अब देखो मेरे को आई चाहिए, आई चाहिए तो मैंने क्या किया, यहाँ पर भी एक जोड़ दिया और यहाँ पर भी एक जोड़ दिया, वो अगर आपको डेरिवेशन याद है तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, आई एस प्लस आई जी होगा क्या, और नीचे क्या हो गया, आई जी, और यहाँ पर क्या, जी प्लस एस डिवाइडेड बाय एस। डन हुआ ये। चलिए आई एस प्लस आई जी, आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई जी प्लस आई एस होगा, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, आई जी इज इक्वल टू क्या, जी प्लस एस डिवाइडेड बाय क्या, एस। ठीक, चलिए तो आई हमें जो निकालना है वो समझिए भाई, हमें क्या निकालना था, हमने बोला हमें आई निकालना था, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी प्लस एस डिवाइडेड बाय एस इंटू क्या, आई जी। सारे मान है, जी का मान 99, एस का मान 1, फिर एस का मान 1 और आई जी का मान कितना, 1 मिली एम्पियर, 10 की घात -3। चलिए कितना, ये 100 हो जाएगा क्या, 100 गुणा 10 की घात -3 एम्पियर, इसका मतलब 10 की घात -1 एम्पियर, इसका मतलब 0.1 एम्पियर धारा माप सकते हैं। कितनी धारा, 0.1 एम्पियर। कुल मिलाकर के 100 गुना धारा ज़्यादा माप। परास बढ़ गई क्या, शंट जोड़ते ही परास क्या हो गई है, बढ़ गई है, जो इससे मापी जा सकती थी। ठीक है, ये ध्यान में रखना। हो गया ये, तो ये 2018 भी हो गया। समझ में आया, ये सवाल एक अच्छा सवाल है, अगर इससे न्यूमेरिकल बैठ जाता है तो ये एक बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, वैसे आप ये भी देखेंगे कि इससे पर्टिकुलर चैप्टर से ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछे गए, इससे पहले जितने भी मैंने कराए उनमें से ये पहला न्यूमेरिकल है। और जो मैं देखता हूँ उसमें आप देखिए कि शायद पिछले 5-6 सालों में इससे एक ही न्यूमेरिकल पूछा गया है, एक या फिर 2, 5-6 सालों में ही 1 या 2 न्यूमेरिकल पूछे गए, ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछे गए इससे। डेरिवेशन का पैटर्न याद रहेगा ना बच्चों, और कॉन्सेप्ट याद रहेगा। न्यूमेरिकल तो चूकना ही नहीं है आपका। न्यूमेरिकल में दिक्कत कहाँ होती है, हमें फॉर्मूला नहीं पता होता, और फॉर्मूला हाथों हाथ भी बनाया जा सकता है। इस तरीके के चैप्टर्स में फॉर्मूला हाथों हाथ बन जाता है। हाँ भाई, 2018 पूरक परीक्षा सप्लीमेंट्री एग्जाम, वापस से 3 सवाल हैं। 1 नंबर का सवाल देखिए, एक चल कुंडली धारा मापी को अमीटर में किस प्रकार रूपांतरित किया जा सकता है। हाउ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एन अमीटर। अमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे भाई, शंट लगा करके, किसमें, पैरेलल में, है ना, बाय एडिंग अ शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर। किसी भी धारा मापी के समांतर क्रम में शंट प्रतिरोध को लगा करके या अल्प परिमाण के शंट प्रतिरोध को लगा करके क्या किया जा सकता है, उसे अमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला देखिए 17वां, क्या बोल रहा है, 2 लंबे धारावाही तार एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर परस्पर समांतर रखे गए हैं। ओके, न्यूमेरिकल है, लंबे हैं मतलब अनंत लंबाई मान लीजिए। मैं धारा को एक बार के लिए एक जैसा लेता हूं, फिर सवाल में अगर अलग अलग हो तो अलग अलग देख लेंगे। तो यहां पर 2 समांतर तार हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। हो गया भाई। यदि इनमें I और 4I मान की धाराएं समान दिशा में प्रवाहित हो रही है, बहुत बढ़िया भाई, इसमें तो I और इसमें 4I, मैं इसे I1 लिख लेता हूं, इसे I2 लिख देता हूं। तो उस बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए जहां तारों के कारण उत्पन्न परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 है। ठीक, आपको वो देखना है जहां परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 है। तो हमने बोला लेट सपोज कीजिए वो बिंदु यहां पर है। ठीक है, वो बिंदु कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और इस I वाली से तो x दूरी पर है, और इस 4I वाली से 10 - x सेंटीमीटर लिख दूँ क्या, इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। ठीक है, ये बात, वो बिंदु P था। तो P बिंदु पे इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र तो अंदर की ओर,
और इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर, दोनों की दिशा क्या विपरीत है, तो फिर यहाँ पे शून्य होने की संभावना बिल्कुल सही होगी। ठीक, और दिशा विपरीत और परिमाण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो हमने बोला पहले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण दूसरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के समान होना चाहिए। पहले तार के कारण कितना भाई, तो अनंत लंबाई का तार म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। ठीक है, इसके लिए D1 लिख लो और धारा I1, और इसके लिए म्यू नॉट धारा कितनी I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई D2 लिख लो। ठीक है, चलो ये तो हटाओ, ये रामायण तो हट गई। I1 का मान कितना I है, D1 का मान कितना X है, पता चल रहा है ना, I वाले से तो X दूरी पर। I2 का मान कितना है 4I है, D2 का मान कितना है, ये वाली दूरी D2 इतना है। I से I की रामायण, इसको इससे गुणा करो 4x आएगा। 4x बराबर 10 माइनस एक्स हो गया क्या, एक से गुणा करोगे बात यही आएगा, पता चल गया होगा, वजह गुणा करने पर यही आएगा। माइनस के एक्स को इधर उठा करके पटको, तो 4x प्लस एक्स बराबर 10 हो जाएगा, तो ये 5x आएगा, और 5x बराबर क्या 10, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी 2, और 2 क्या सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर तो किससे, I वाले से, तो 8 सेंटीमीटर किससे, 4I वाले से। ठीक है, इस तरीके का सवाल शायद आपकी बुक का भी क्वेश्चन है जिसमें I और 3I वाला शायद सवाल है, शायद बोल रहा हूं, मेरे को इतना एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। ठीक है, तो ध्यान में रखिए, सवाल बहुत अच्छा है, आने लायक सवाल है ये भी, है ना। तो क्या करना है, मानते हैं कि वो बिंदु P है जो कि I वाले से तो x दूरी पर और 4I वाले से 10 माइनस एक्स दूरी पर है। फिर कैलकुलेशन करोगे और फिर बोलोगे अतः वह बिंदु P I परिमाण वाले चालक तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एवं 4I प्रवाहित हो रही चालक तार से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, ऐसा लिखोगे आप, पता चल गया ये। चलिए आगे देखिए 18वां क्वेश्चन। एम्पियर के नियम की सहायता से किसी लंबे बेलनाकार धारावाही चालक के कारण, इस बार बेलनाकार धारावाही चालक आ गया, के कारण चालक के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात कीजिए। म्यू नॉट आई अपॉन 2r था, फिर ऊपर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे भाई, आर डिवाइडेड बाई आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा था। चलिए, तो वो डेरिवेशन मैंने करवा रखा है, डायग्राम भी शायद आपको याद आ रहा होगा, बना के बताऊंगे डायग्राम कैसा था। वो डायग्राम देखते ही समझ जाओगे आप। देखिए क्या था बच्चों, उसमें ऐसा आपको बेलन बनाना है ना, बड़ा सर का बेलन बना लीजिएगा। और फिर इसमें से धारा को प्रदर्शित करो, धारा को प्रदर्शित कर देते हैं भाई। तो डीसी करंट है, अंदर से प्रवाहित हो सकती है ना। एसी होती तो बाहर से होती। ये धारा, और पूरी धारा जो है वो है आई। अब आपको अंदर देखना है तो हम बोलते हैं कि ये शायद केंद्र होगा, है ना, और इससे अंदर कोई बिंदु P है, यहाँ पर ये कोई बिंदु P है। ठीक, तो आपको सिर्फ अंदर देखनी है धारा, चुंबकीय क्षेत्र देखना है। तो ऐसा कोई एम्पियर का लूप बनाओ, फिर उस पर अल्पांश काटो, वही वाली बात, B और DL अंदर की ओर होंगे। ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आएगी। लेकिन इस पाश से गुजरने वाली धारा कितनी है बच्चों, I डैश। पूरी धारा कितनी है, I है। पाश से गुजरने वाली धारा कितनी है, I डैश। ऐसे केस में हम धारा घनत्व का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि पूरे से गुजरने वाली धारा घनत्व, पूरे की त्रिज्या कितनी, कैपिटल R, छोटे वाले की त्रिज्या कितनी, स्मॉल r। तो पूरे के कारण जो धारा घनत्व है वही छोटे के कारण भी धारा घनत्व बराबर होगा।
पूरे से बहने वाली धारा I, धारा घनत्व का फॉर्मूला लिख रहा हूं I डिवाइडेड बाय ए क्या होगा पाई स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा बड़े के लिए, और छोटे में बहने वाली धारा कितनी I डैश कम परिमाण की धारा, और ये कितना पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, तो I डैश एम्पियर लूप से गुजरने वाली धारा कितनी हो जाएगी I स्मॉल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। यही चीज एक दिक्कत देती है इसमें, और तो सिर्फ और सिर्फ एम्पियर का नियम था क्या भाई, समाकलन B डॉट dl सदिश बराबर क्या बच्चों म्यू नॉट समीशन I, ठीक है। फिर समीशन I की जगह आपको क्या लिखना है I डैश लिखना है, और यहां पर क्या लिखोगे B dl cos थीटा, ठीक है, और यहां पर क्या म्यू नॉट I डैश लिख लीजिएगा, cos थीटा की जगह 1 लिख लीजिएगा क्योंकि वो 0 डिग्री लगा करके काम करना है, मैं तो डायरेक्ट बता रहा हूं। तो फाइनली ये आएगा B समाकलन dl बराबर म्यू नॉट I डैश का मान कितना है I स्मॉल r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R का स्क्वायर, फिर dl का मान कितना 2 पाई r, ठीक, तो हमने लिखा B 2 पाई, एम्पियर लूप का लिखना कैपिटल R मत लिख देना होशियार की पूछड़ी, म्यू नॉट I स्मॉल r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R का स्क्वायर, एक r से एक r कैंसिल, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट I r डिवाइडेड बाय 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर। मैं आपको यही तो बता रहा था, इसको ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई r, ठीक है, और r डिवाइडेड बाय r, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, इसको कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये एक ही बात है ना, तो ये इस तरीके से निकाल, और यही पूछा था अंदर वाला ही, बाहर का नहीं पूछा, सतह का नहीं पूछा, यही पूछा था, इतना ही काम करके आना, ठीक है। तो चीजें अगर आप समझ पाओगे ना तो आपको चैप्टर भी इजी लगेगा, क्वेश्चंस भी इजी लगेंगे, कुछ भारी भरकम सवाल तो था ही नहीं, ठीक है। हाँ 2018 का पेपर हो चुका है, 2019 की बात कर रहे हैं। 2019 में देखिए बच्चों, तीसरा और 29वें नंबर का सवाल, ये उतार लोगे नहीं तो मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा आपको। काम में सफाई होनी चाहिए, ये बात ध्यान में रखिएगा, और सफाई का मतलब ये नहीं कि कॉपी खाली छोड़ करके आ जाओ। कैसे सर आपने ही तो बोला था सफाई से काम करो, हमने काम भी नहीं किया, पूरी सफाई दिखाई है, तो नंबर भी साफ होते हुए देगा। हाँ भाई, तीसरा सवाल देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल, देखो इससे पहले आया था चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला बल, है ना, अब इस बार बोल रहा है धारावाही चालक पर लगने वाला बल, क्या भाई I L क्रॉस B। अब ऐसा तो नहीं बोल रहा लंबवत वमत है, ऐसा नहीं बोल रहा ना वो, तो आप ये लिख करके आओ, बहुत अच्छा होगा, नहीं तो फिर ये तो लिख करके ही हो, ठीक है। किसी ने QV भी साइन थीटा लिख दिया तो समझ जाओ कि गलत हो गया है, ठीक है। फिर जो बड़ा सवाल आया है वो है 29वें नंबर का। हाँ, एम्पियर का नियम लिखिए वही, B डॉट dl इज म्यू नॉट समीशन I। चित्र बनाकर अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, बच्चों थोड़ी देर पहले किया था, लास्ट वाला नहीं, इससे पहले मैंने बताया था क्या म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r वाला, सिर्फ इतना ही कर लोगे आप। इसका अगला देखिए, बायो सावर्ट का नियम लिखिए, बायो सावर्ट ला, ये तो बता चुका हूं मैं। साइक्लोट्रॉन तो कोर्स में ही नहीं है, तो इसका दूसरा सवाल यूजलेस हो गया बायो सावर्ट के अलावा, ठीक है। तो ये था 2019 भी खत्म हो गया है। अब देखते हैं 2020 में क्या आया। 2020 जो है वो शायद धोखा दिया था बच्चों को, ऐसे उम्मीद नहीं की थी ऐसे सवाल आए हैं, लेकिन बच्चों ने किया है, ये खुशी की बात थी। देखिए इसमें एक सवाल 1 नंबर का आया है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए 2 नियम लिखिए। तो बच्चों ने ये नियम बहुत अच्छे से लिखे थे। एक तो क्या, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लिखना था, राइट हैंड थंब ला, है ना। और हालांकि ये तो खैर कोर्स का ही पार्ट नहीं है, छोड़ दो इस सवाल को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम है ही नहीं। फिर 29वां सवाल आया था, निलंबित कुंडली धारामापी आ गया, और धारामापी के लिए प्रवाहित धारा और कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है, ये सिद्ध करना है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिद्ध करवाया था, टो बराबर टो रख करके, ठीक है। बहुत छोटा सा डेरिवेशन सोचिए। निलंबित कुंडली धारामापी की संरचना का वर्णन करना था, ये सभी ने बहुत अच्छे से किया है, नामांकित चित्र भी, क्योंकि बच्चों की प्रैक्टिस हो गई थी,
इसलिए ये चित्र उनको टफ लगता था, और जो चीज़ बच्चों को टफ लगती है ना वो उसकी प्रैक्टिस खूब करते हैं। इस कारण टफ जो है वो ऑटोमेटिकली ईजी बन जाता है, और ईजी को देख के नहीं जाते तो वो कई बार टफ हो जाता है। हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ किसे कहते हैं? ये एक अनयूजुअल सवाल था, बड़े में, छोटे में आता तो मान भी सकते हैं, बड़े में दे दिया उन्होंने। सिद्ध कीजिए कि हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों में प्राप्त एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रत्येक कुंडली पर उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का 1.432 गुना होता है। आवश्यक आरेख भी बनाइए। हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ क्या होती हैं? दो समांतर धारावाही वृत्ताकार लूप होते हैं जिनके मध्य की दूरी उनकी त्रिज्याओं के तुल्य होती है। इनमें परिमाण में समान धारा, एक जैसी कुंडलियाँ होनी चाहिए, समाक्षीय होनी चाहिए। तो इनके मध्य में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? प्रबल होता है। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों और परिनालिका का उपयोग किया जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लेकिन इस बार ये सवाल नहीं आएगा, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली नहीं आएगा, चिंता मत करो। चलिए, तो आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। आपने देखा होगा कि जो मैंने आपको 4 सवाल बताए थे वो रिपीटेटिव थे इन पेपर्स में, ठीक है। इन पर्टिकुलर 4 सवालों को ध्यान में रखो। बायो सावर्ट का नियम ध्यान में रखो, और किसी वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र, और किसी सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र ध्यान में रखो, ठीक है। एक सवाल ये हो जाएगा। दूसरा कौन सा? एम्पियर का नियम ध्यान में रखो, और एम्पियर के नियम के कारण परिनालिका के अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र ध्यान में रखो। तीसरा कौन सा? दो समांतर धारावाही चालक तार वाला ध्यान में रखो, DF डिवाइडेड बाय DL वाला ध्यान में रखो। ये 3 सवाल हो गए, ठीक है। वो बायो सावर्ट वाले में मैंने 2 सवाल को एक साथ मिक्स कर दिया था। तो ऐसे करके अगर ये 4 सवाल आपने अच्छे याद कर लिए तो वैसे भी ऑप्शन में सवाल आने वाला है, इन 4 में से एक सवाल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चिंता मत करो, आएगा अच्छे से। लेकिन ये 4 सवाल इतने अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ कि रात को भी कोई बोले ना कि ये सवाल लिख करके बता, नींदों में बना करके आ जाओ। इतना अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए, ठीक है। और जो मैं सवाल करवा रहा हूँ और जो किताब के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, प्लीज़ 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 सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से हल कीजिए। मैंने वो वीडियो में पहले ही सॉल्व करके रखे हैं, प्लीज़ वहाँ से रेफरेंस उठा लीजिएगा अगर आपको नहीं समझ में आए हैं तो। अगर आप नहीं कर पाए तो वहाँ से आप देख लीजिएगा कि उनका सॉल्यूशन क्या है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे सॉल्व करो, ठीक है। हैव अ गुड डे, टेक केयर।